हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश की, हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम एंड अगेन हमारी सोसाइटी को ना सिर्फ झकझोरता है, बल्कि खुद के बारे में सोचने पे मजबूर करता है कि क्या एक्चुअली ये वो सपना है जो हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी थे, या हमारे देश के जितने भी महान नेता थे, या हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो इस देश से चाहते हैं। क्या ये वही देश है? क्या ये वही भारत है? क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसको हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे जो कि कहीं भी हमारे पूर्वजों द्वारा कहे जाने वाले, हम कह सकते हैं कि सोने की चिड़िया से कम ना होता। खैर, बात करते हैं इसके बारे में। दिस इज़ मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन, जिसमें आज हम लोग एक भौकाल सवाल डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उस सवाल के साथ साथ और कई बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो कि हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अबाउट हेट स्पीच। लेकिन हेट स्पीच से भी पहले, आप क्योंकि भारत में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों में इस प्रोटेस्ट के बारे में ऑल ओवर इंडिया ये एक प्रोटेस्ट हुआ है अंकिता के लिए, अंकिता भंडारी के लिए, जो 19 साल की थी, जिनकी डेड बॉडी, जिनका शव मिला था उत्तराखंड में बहता हुआ। एंड ये पूरा जो मामला है, जो मसला है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि दिस इज़ माई टेलीग्राम हैंडल। इफ़ यू विश टू ज्वाइन एंड प्रिपेयर फॉर जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन, अनअकैडमी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड यू विल बी डायरेक्टली डायरेक्टेड टू माई टेलीग्राम हैंडल, या आप डायरेक्टली सर्च करें द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू माई टेलीग्राम हैंडल, जहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो सभी आपके सामने हैं। अब बात करते हैं इस मामले की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MP ADPO बैच भी चल रहा है, तो MP GK मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्लासेस चल रही हैं। इफ़ यू विश टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। सारथी बैच में IPC चल रहा है, आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल अच्छी होगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अंकिता भंडारी 19 साल की उम्र, एक बच्ची हम कह सकते हैं। उनकी डेड बॉडी मिली थी एक रिजॉर्ट के पास, और चार्जेस लगाए गए उस रिजॉर्ट के ओनर पे। एक BJP के नेता रहे हैं जिनका नाम है विनोद आर्या, उनके बेटे हैं पुलकित आर्या, उन पे, साथ ही साथ उसी रिजॉर्ट के जो मैनेजर थे, ठीक है, सौरभ भास्कर, और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता, इन पे भी एलिगेशंस, चार्जेस लगाए गए कि इन्होंने इस बच्ची को, इस 19 साल की बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन में, वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलने का प्रयास किया। साथ ही साथ कई ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं, ऐसी इंफॉर्मेशंस मिली है जिससे ये पता चलता है कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और काफ़ी वायलेंस भी हुआ था। अब ये पूरा एक फैक्ट है जो हमें पता चलता है इस पूरे मामले के बारे में। टॉपिक इतना सेंसिटिव है, ये पूरा हम कह सकते हैं टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप बोल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कर नहीं सकते। आप किसी भी देशवासी से बात करें तो वो इस चीज़ को झकझोरने वाला मानता है, ऐसा मानता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हल्के में लिया जा सके। तो सवाल ये है कि क्या हमारे देश में हेट स्पीच के लिए अलग से कानून नहीं बनना चाहिए? अब हेट स्पीच को मैं यहाँ पे क्यों एड्रेस कर रहा हूँ, क्यों ये ज़रूरी है कि हम हेट स्पीच के बारे में डिस्कशन करें? भाई, जो पीड़िता थी या फिर जो उनका पूरा पीड़ित परिवार है, उनसे हमारे पूरे देशवासियों की सहानुभूति जुड़ी हुई है। लेकिन ज़रा एक बार इस फेसबुक पोस्ट को पढ़ें। मैं क्षमा चाहूँगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस फेसबुक पोस्ट को नहीं पढ़ सकता। आप इसे पढ़ सकते हैं, ये पोस्ट डिलीट हो चुका है। इसमें
कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है पीड़िता के लिए, उनके पिता के लिए, और किसी भी राइट थिंकिंग माइंड ऑफ द सोसाइटी को ये पूरा का पूरा पोस्ट जो है वो झकझोर के रख सकता है। ये पोस्ट किया गया विपिन कर्नवाल है, आरएसएस के एक नेता हैं, उनके द्वारा। कुछ समय बाद ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया गया, हटा दिया गया। भाई अब हम कुछ भी कहें, लेकिन ये एक ऐसा ब्लंडर है, ये एक ऐसी गलती है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ज़रा इसको समझिएगा कि ऐसा कमेंट करना या ऐसा एक पोस्ट डालना और उसके बाद उसको हटा देना, उसको रिमूव कर देना, किंतु ये पोस्ट अगर किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी रिलीजियस लीडर, किसी सोशल इन्फ्लुएंसर के द्वारा अगर आता है, तो ये हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे समाज के बारे में, उसकी मानसिकता के बारे में और उस मानसिकता को बिगाड़ने के बारे में कितना कुछ बताता है, इसका शायद हम अंदाज़ा ना लगा पाए। लेकिन ज़रा इस बात को सोचिए कि जो ये हेट स्पीच है या जो हम कहते हैं जैसे भड़काऊ भाषण, इसकी कोई सीमा नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का रिसेंटली जून 2022 का एक जजमेंट है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि भाई जो ये हेट स्पीच है, अगर ये किसी पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, सोशल इन्फ्लुएंसर या किसी ऐसे सेलिब्रिटी के द्वारा आता है जिनके बोले हुए वाक्य इस सोसाइटी को एट लार्ज एड्रेस करते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से एनिमिटी को बढ़ावा दे सकता है, अब्यूजिव नेचर का हो सकता है और वर्स्ट केस सिनारियो में वायलेंस को भी प्रमोट कर सकता है। साथ ही साथ लॉ कमीशन 267th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये चीज़ कही गई कि भाई भड़काऊ भाषण या फिर हेट स्पीच का कोई डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता। अगर आप हेट स्पीच को डिफाइन करने जाएं तो ये एक ऐसी लैंग्वेज हो सकती है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी हो सकती है जिसके लिए कुछ वर्ड्स कहे हैं लॉ कमीशन ने, जो कि हैं अब्यूजिव, इंसल्टिंग, इंटिमिडेटिंग, हरासिंग और विच इंसाइट्स वायलेंस, हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन इन द पीपल। आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो कि हेट स्पीच को एड्रेस करती हैं या हेट स्पीच के मामलों को पनिश करती हैं। उन धाराओं पे चलते हैं। वो धाराएं ये आपके सामने हैं। प्रोमिनेंटली 2 वर्टिकल्स पे, अगर हम रिलीजन पे स्पेसिफिकली ना जाए, हालांकि हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण कई जगहों पे रिलीजन के अगेंस्ट दिए जाते हैं, तो 2 ऐसे वर्टिकल्स हैं जो कि पनिश करते हैं भड़काऊ भाषणों को या हेट स्पीचेस को। एक है 153A भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दूसरा है 505। ये आईपीसी में इंक्लूडेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इनमें पनिशमेंट भी है, धाराएं जो है पनिशेबल हैं ऑब्वियसली। अब ये तो बात हो गई प्रोविजंस की, जो कि किसी भी प्रकार से किसी भी एनिमिटी को, किसी भी वायलेंस को बढ़ावा देती है या फिर किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बीच में एक अनरेस्ट का, एक गुस्से की भावना को उत्पन्न करती हैं, उसको पनिश करने वाले ये आपके सारे के सारे रेलेवेंट प्रोविजंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। पर जरा समझो एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या बोलती है, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हेट क्राइम मतलब वो क्राइम जो कि हेट्रेड के द्वारा बढ़ाया गया है। हेट क्राइम का नंबर देखिए, केसेस फाइल्ड अंडर सेक्शन 153A 2014 से लेकर 2020 का ये रिकॉर्ड है। 2014 में 328 मामले थे जो 2020 में सिग्निफिकेंटली बढ़ के 1800 तक पहुंच गए। 2014 वो काल है जब हम सभी लोगों के पास जियो नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब भी था, लेकिन इंटरनेट इतना ज़्यादा वाइब्रेंटली और हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से अवेलेबल ना होने के कारण ये जो नंबर था ये जाहिर है कम था। किंतु 1800 आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। 6 साल में 6 गुना हेट क्राइम्स का रेट बढ़ा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना सीरियस मैटर है अपने आप में। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं
कुछ ऐसे पॉपुलर हेट क्राइम्स की जो कि अभी रीसेंट टाइम्स में हम सभी लोगों ने देखे हैं। केरला के एक लेजिस्लेटर हैं पीसी जॉर्ज, उन पे ये एलिगेशंस लगाए गए कि भाई आपने कम्युनल कुछ ऐसे रिमार्क्स किए हैं जो कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हर्ट करते हैं। मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये टॉपिक, ये पूरा सेशन अपने आप में बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये गलत है और हम इसे किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं करते। दूसरा, भारत जोड़ो आंदोलन मूवमेंट चलाया गया था पिछले साल, ठीक, उसमें भी ऐसे कमेंट्स, ऐसे स्लोगन्स निकल के आए जो कि हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा नुपुर शर्मा केस, आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट में था। उसके अलावा परवेश वर्मा रिमार्क्स, साथ ही साथ जितेंद्र त्यागी जी का केस और मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज़ हैं। अभी तक जो आपने नाम देखे वो सब पॉलिटिकल लीडर्स थे। मोहम्मद जुबैर जो हैं वो ऑल्ट न्यूज़, आपने सुना होगा, ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, इनके द्वारा ट्वीट किया गया था। अब ये जितने भी हेट स्पीच से रिलेटेड मामले आप देख रहे हैं, ये सभी मामले इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये किसी भी दो दल, दो धर्म या फिर जात पात के बीच में किसी भी प्रकार का झगड़ा करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार का अनरेस्ट करवा सकते हैं, वायलेंस करवा सकते हैं, हेट्रेड फैला सकते हैं। तो ये हेट स्पीच ऐसी तो चीज़ नहीं है जिसको कि हल्के में लिया जाए, किंतु जब आप हेट स्पीच के बारे में पढ़ना शुरू करते हो या इसको समझना शुरू करते हो तो ज़रा एक बात समझिए, क्या हेट स्पीच, ठीक, क्या हेट स्पीच अपने आप में एक सेपरेट लॉ डिजर्व नहीं करता? मजाक से हटके ज़रा इस चीज़ को देखिए। ये एक फ़ोटो है 3 इडियट्स की, वहाँ पे ये डायलॉग आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज मैं इस डायलॉग को मजाक में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। भाई, क्या ज़रूरत है हेट स्पीच को एक अलग से लॉ में कन्वर्ट करने की? हेट स्पीच ऑलरेडी आईपीसी में एड्रेस हो तो रही है, 153A एड्रेस करता है इसको, 505 एड्रेस करता है इसको, रिलीजन बेस्ड हो तो 295 वाली जो लाइन है वो इसको एड्रेस करती है, तो फिर अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे 267th लॉ कमीशन की रिपोर्ट की, तो 267th रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हेट स्पीच को एड्रेस करने के लिए 2 प्रावधान लाए जाएं, 2 नए अमेंडमेंट्स लाए जाएं। यानी कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हम लोग देखते हैं, उस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट को ला करके आईपीसी में 2 धाराएं ऐड की जाएं। एक होगा 153C और दूसरा होगा 505A, जो कि स्पेसिफिकली इंक्लूड करेगा हेट स्पीच के मामलों को और उन्हें पनिश करेगा। बट ज़रा सोचिए, एनसीआरबी की बढ़ती हुई रिपोर्ट्स हेट स्पीच या उनसे रिलेटेड होने वाले जितने भी वॉयलेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको एक सामान्य अपराध की कैटेगरी के परे ले जाती है, बाहर ले जाती है। ये एक ऐसा मामला बन जाता है जो कि 2 धर्मों के बीच में, 2 दलों के बीच में, और कई ऐसे लोग जो शांति प्रिय हैं, जो अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, अच्छे से खुद का घर बसर करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही तकलीफदेह पॉइंट बन जाता है कि हम आईपीसी में तो अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन हम अलग से हेट स्पीच के लिए लॉ लाने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। वो बात ये है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OSCE। OSCE की रिपोर्ट के हिसाब से जो हेट क्राइम्स होते हैं, उन हेट क्राइम्स का नेचर क्या है, उनका तरीका क्या है, और ये हेट क्राइम्स पे, हेट स्पीच पे रोक लगाना, इसके लिए अलग से लॉ बनाना क्यों ज़रूरी है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न जो OSCE के द्वारा दिया गया है वो ये है कि
जितने भी लोग ऐसी हेट स्पीच देते हैं वो खुद को मॉरली जस्टिफाइड मानते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसी हेट स्पीच देता है तो वो सोचता है कि वो बेसिकली इस समाज में सुधार कर रहा है। जब कोई व्यक्ति ऐसी हेट स्पीच देता है तो वो ऐसा माइंड में लेके चलता है कि वो मॉरली कुछ भी इनकरेक्ट नहीं कर रहा है, विच इज अ वेरी सीरियस थिंग। अगर गलती करने वाले को कभी ये रियलाइज ही ना हो कि उसने क्या गलती कर दी है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कभी गलती करना बंद करेगा ही नहीं। और कोई एक पोस्ट करना, कोई एक कमेंट करना किसी ऐसे पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, रिलीजियस लीडर के द्वारा, बाद में भले रिमूव कर दिया जाए, लेकिन उस 10 मिनट में या उस 5 मिनट में या उस आधे घंटे में जितने लोगों ने उस पर्टिकुलर ट्वीट को, उस पर्टिकुलर पोस्ट को, कमेंट को पढ़ा और बाद में उसे फैलाया, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। आप लोगों ने कहावत ज़रूर सुनी होगी, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग। इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं है। जो चीज़ एक बार इंटरनेट पे आ गई, चली गई, ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में गई, फिर वो कभी भी दुनिया की नज़रों से गायब तो नहीं हो सकती पूरी तरीके से। अब ज़रा इसको समझिए। एक रीज़न है उन्हें लगता है वो मॉरली जस्टिफाइड है। दूसरा रीज़न है कि ये चीज़ रुकती नहीं है। अगर एक बार हेट स्पीच दे के वो कमेंट हटा भी दिया गया तो भी मामला बढ़ता ही चला जाता है। इट बेसिकली एस्केलेट्स। और नंबर 3 जो सबसे बड़ा कारण बनता है कि भाई आप किसी पीड़ित के बारे में, आप किसी एक कम्युनिटी के बारे में, आप किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में या एक समाज के एक तबके के बारे में ऐसा कुछ भी कहेंगे और ये एक्सपेक्ट करना दैट देयर इज गोइंग टू बी नो रिटेलिएशन, ये गलत है। क्योंकि जिनके बारे में या जिनके लिए ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है कि वो सभी लोग पलटवार करें। और अगर वो पलटवार करेंगे तो ये देश जो है, जिसे हम कहते हैं एकता में अनेकता का हम मानते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है, वो वैसा रह नहीं पाएगा। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि OSCE ने ये कहा है कि भाई हेट स्पीच जो है उसके मेन जो पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हेट स्पीच खतरनाक है, वो ये रीजंस हैं। और साथ साथ में दिल्ली हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि भाई ये जो हेट स्पीचेस दी जाती है ना, जितनी भी हेट स्पीचेस दी जाती हैं वो सभी हेट स्पीचेस आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का क्लियर कट वायलेशन है। नॉट जस्ट दैट, ये सीधे सीधे आर्टिकल 38 को भी हिट करती हैं। ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं, अपितु आर्टिकल 38 को भी हेट स्पीचेस हिट करती हैं, जो कि एक बहुत ग्रेव पॉइंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है यहाँ पे ऐसा अप्रोच लेना सही है? कीपिंग दिस इन माइंड दैट दीज आर ऑल जस्ट जोक्स, दीज आर ऑल जस्ट मीम्स, लेकिन यार इनको कब तक आप मजाक में लोगे? आप इमीडिएटली नहीं सोचे हैं, आप सोच रहे हैं कि हेट स्पीच पे, भड़काऊ भाषणों पे रोक लगाने के लिए हम एक अमेंडमेंट कर देंगे। एक संविधान में या एक कोड में, एक संहिता में किसी प्रकार का एक चेंज आ जाएगा, एक अमेंडमेंट आ जाएगा, संशोधन कर देंगे, एक आधा सेक्शन रख देंगे। तो क्या इससे हेट स्पीच खत्म हो जाएगी? क्या इससे हेट क्राइम खत्म हो जाएगा? वो भी अभी सिर्फ रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन है, ठीक है, रिकमेंडेशन है, जो कि 267th लॉ रिपोर्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी है, विश्वनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी है, और भी कई कमिटीज हैं जिन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दे रखा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वो जो बच्ची है अंकिता या उसका परिवार है, क्या
उनके बारे में ऐसा कमेंट करना जस्टिफाइड है? मैं समझता हूँ और मैं आपसे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वाकिफ़ रखता हूँ इस बात से कि वो कमेंट पढ़ के जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा मैं फील करता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ हमें सभ्यता मेंटेन करना ज़रूरी है। और जो पॉइंट मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया, ये आप सभी लोगों के लिए ऐसे राइटिंग में और इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। पर कृपया कर सजग भाषा में और अच्छी लैंग्वेज में प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है। क्या हेट स्पीच को सिर्फ एक अमेंडमेंट की तरह 2 प्रोविजंस में एड्रेस करके आईपीसी में रख देना और पनिश कर देना सही होगा, या हेट स्पीच इतना बड़ा एक क्राइम है, इतने बड़े एक्सटेंट का एक क्राइम है, इतने बड़े हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड का एक रॉन्ग है जो कि सोसाइटी एट लार्ज को बहुत बड़े स्तर पे अफेक्ट करता है, तो क्या इसके लिए हमें अलग से एक लॉ लेकर के नहीं आना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड डू लेट मी नो कि आपका इस पूरे प्रॉब्लम पे क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपका ओपिनियन मैं ध्यान से पढ़ूंगा और समझूंगा कि आखिर हमारी जो देश की जनता है, हमारे जो देश के युवा हैं, उनका इस बारे में क्या सोचना है, क्या मानना है। क्योंकि आपके सोचने से और आपके चीज़ों के नज़रिए से इस देश में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो शायद इसे आप लाइक करें ना करें, लेकिन इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लॉ स्टूडेंट्स या नॉन लॉ स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। डू लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज़ मी शुभम उपाध्याय signing off. Tata, bye bye, take care and Jai Hind. Bye bye.